गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के बारे में। इसमें क्रैश कोर्स की ओर बढ़ेंगे तो क्रैश कोर्स में क्या क्या करना है और कैसे आगे की तैयारियां करना है उसके बारे में देखेंगे। तो केमिस्ट्री को 3 भागों में लिया गया है, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते हैं। टोटल लेसन देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री में 5 लेसन है, इनऑर्गेनिक में 4 लेसन है और ऑर्गेनिक में 7 लेसन है। फिजिकल केमिस्ट्री से 23 अंक के सवाल पूछे जाते हैं, इनऑर्गेनिक से 19 अंक के और ऑर्गेनिक से 28 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। अगर सवाल बोर्ड परीक्षा में 2 गुना पूछा जाएगा तो फिजिकल से 23 का 2 गुना 46 अंक के सवाल आएगा, हर में 2 गुना रहेगा, तो मैक्सिमम जो है 46 अंक फिजिकल केमिस्ट्री से है। परीक्षाओं को देखा जाए तो केमिस्ट्री का एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, 100 अंक का परीक्षा होता है। 100 अंक की परीक्षा 2 टर्न में होती है। 70 अंक की परीक्षा थ्योरी होता है, जो आपको बोर्ड एग्जाम पर सेंटर पर देना होता है, जबकि 30 अंक की परीक्षा प्रैक्टिकल होती है, जो स्कूल या कॉलेजों में हो जाती है। प्रैक्टिकल भी आपको 3 बेस पर होगा, जिसमें 5 अंक का नोटबुक होगा, 5 अंक का ओरल यानी पूछताछ होगा और 20 अंक का एग्जाम भी इसका सेंटर पर होगा, जो स्कूल में ही हो जाएगा। ये नोटबुक है जो घर से लिख कर प्रैक्टिकल कॉपियां ले जाते हैं। उसका 70 अंक के एग्जाम का पैटर्न है, तो इसमें 35 अंक आपको ऑब्जेक्टिव का रहेगा और 35 अंक सब्जेक्टिव का रहेगा। 70 अंक में 35 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, 35 अंक का सब्जेक्टिव बनाना रहेगा। सब्जेक्टिव्स को भी देखें तो सब्जेक्टिव बनाने के लिए 10 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनाने होते हैं। अभी जो वर्तमान में परीक्षा का पैटर्न चल रहा है, उसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री से लगभग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक से लगभग 20 और ऑर्गेनिक से भी लगभग 25, कुल मिलाकर 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन अभी वर्तमान में 20 आ रहे हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री से 7 शॉर्ट क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 6 और ऑर्गेनिक से भी 7 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ये भी कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 6 आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से 2 रहेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी 2 रहेगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी 2 रहेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन सबसे बराबर ही आता है। क्रैश कोर्स के लिए केमिस्ट्री में 16 लेसन पढ़ना है, जिसमें पहला है लेसन 1 ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट। यह फिजिकल केमिस्ट्री का लेसन 1 है। इसमें देखे जाएं तो ठोस के बारे में बताया गया है कि ठोस क्या होते हैं, इस पर चर्चाएं की जाएं तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित हो जाए, वह ठोस है। जैसे इस पेन को देखा जाए तो पेन की बनावट जो है यह फिक्स है, इसका आयतन भी निश्चित है, इसका आकार भी निश्चित है, तो यह ठोस है। इसमें पहला सवाल आया है, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखें। तो ठोस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे पास एक पेन है और एक मोबाइल का कवर है। पेन पर हम कोई भी बल लगाते हैं तो इसके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जबकि मोबाइल के कवर पर बल लगाकर इसके आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं। देख रहे हैं, जब बल लगाते हैं तो इसका आकार दब जाता है, लेकिन बल छोड़ देने पर इसका आकार पुनः अपने आकार में चला जाता है। इस पर विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बल का प्रभाव तो पड़ रहा है। बल लगाने से दब जाता है, बल लगाने से मुड़ जाता है, लेकिन छोड़ देने से पूर्व अवस्था में यह प्राप्त हो जाता है। लेकिन पेन पर बल्ब लगाने से कुछ नहीं होता है और इस पर अधिक मात्रा में बल लगा दिया जाए तो टूट जाएगा और यह पुनः अपनी अवस्थाओं को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यही दोनों का अंतर करके देखेंगे तो इस पेन की बनावट जो थी यह निश्चित थी। पेन की बनावट में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह मोबाइल कवर की बनावट में बदलाव कर सकते हैं। तो जिसकी बनावट को हम बदल सके वह क्रिस्टलीय ठोस है और जिसकी बनावट को नहीं बदल सकते हैं वह क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें जो परिभाषाएं हैं उस पर भी देख लेते हैं। नंबर 1 दिया है कि इसकी निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय आकृति होती है।
जो पेन है इसकी बनावट देख रहे हैं, फिक्स है, निश्चित नियमित है, कोई बदलाव नहीं है। जैसे में हीरा है, लोहा है, नमक है। नमक को सब लोग देखे होंगे, घर में नमक रवा के रूप में रहता है, चूर्णित रहता है, जिसकी बनावट निश्चित रहती है। इधर अक्रिस्टलीय में है कि इसकी निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। आप देख ही रहे हैं कि मोबाइल के कवर दब रहा है, फिर से अपने आकार में आ रहा है। उसके बाद नंबर 2 लिया है कि इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। द्रव्यनांक क्वथनांक का मतलब है कि जल्दी नहीं गलेगा। जैसे लोहा है, लोहा निम्न ताप पर नहीं गलता है, लोहा को बहुत उच्च ताप तक गर्म करने से गलता है। तो इसका जो द्रव्यनांक है, इसका जो क्वथनांक है वो काफी उच्च है, काफी अधिक है। जबकि इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न, जैसे मोबाइल का कवर है, हल्का सा ताप पड़ेगा तो यह गल जाएगा। घर में नॉर्मल गैस पर इसको गला सकते हैं, जबकि घर के नॉर्मल गैस पर लोहा नहीं गलेगा। उसके बाद है कि इस पर बाहरी बल का कम प्रभाव पड़ता है। जैसे बता रहे हैं कि पेन पर बल लगाते हैं तो इसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इतना ही बल लगाते हैं, इस पर तो फर्क पड़ रहा है। तो इस पर बाहरी बल का कम प्रभाव पड़ता है, इस पर बाहरी बल का अधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए बाहरी बल लगाने से इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, इसके आकार बदल जाते हैं, फिर छोड़ देने से आकार में आ जाते हैं। नंबर 4 दिया है कि यह असमदैशिक होता है, जबकि इधर दिया है कि समदैशिक होता है। असमदैशिक का मतलब है कि हर जगह अलग अलग गुण, विभिन्न दिशाओं में विभिन्न गुण, जबकि समदैशिक का अर्थ है सभी अवस्थाओं में एक समान गुण। जैसे इसका एग्जाम्पल में फूल देख सकते हैं, फूल हर अवस्था में एक जैसा गुण देता है। फूल पेड़ के पास है तो भी आप जाइएगा तो महक देगा, उसको तोड़ लेते हैं तो भी आपको महक देगा, उसके महक में परिवर्तन तुरंत नहीं आएगा, बाद में सूख जाएगा तो महक कम जाएगा। जबकि असमदैशिक का अर्थ है कि हर अवस्था में वह अलग अलग गुण दे, एक जगह गुण नहीं दे, उसका हर जगह अलग अलग उपयोग किया जाए, अलग अलग गुण दर्शाता हो, वह असमदैशिक है। उसके बाद नंबर 5 है कि यह वास्तविक ठोस होता है और यह आभासी ठोस होता है, मतलब वह सच में ठोस होता है या ठोस जैसा होता है। इससे संभावित प्रश्न भी बन सकते हैं कि अगर अंतर सीधा पूछ दिया जाए तो बनबे करेगा, अंतर न पूछकर यह पूछ दे कि रवेदार ठोस या क्रिस्टल ठोस क्या है तो भी इधर से लिख लेंगे, वह न पूछकर बेरवेदार या क्रिस्टल पूछ तो इधर से लिख लेंगे। मतलब एक अंतर से 3 क्वेश्चन बन सकता है। दूसरे हैं कि आयनिक ठोस क्या है, इसके गुण को लिखें। आयन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। और यही पॉजिटिव और निगेटिव आयनों के मिलने से जिन ठोस का निर्माण होता है उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। परिभाषाएं हैं कि वह ठोस जिसका निर्माण धनायन मतलब पॉजिटिव एवं ऋणायन मतलब निगेटिव के मिलने से होता है उसे आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे NaCl है तो सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन निगेटिव है। KCl में K पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है। Mg+2 में Mg पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है। H2SO4 में H पॉजिटिव है, SO4 निगेटिव है। तो इसमें हर का निर्माण निगेटिव पॉजिटिव के मिलने से हुआ है। आयनिक ठोस के गुण है तो हम लोग इसके गुणों की चर्चा नमक पर ही कर लेते हैं कि नमक देखते भी हैं। नंबर 1 लिखा है कि यह कठोर एवं भंगुर होते हैं। कठोर का मतलब है कि वो उस पर दाबने से दबे नहीं, और भंगुर है कि अगर उसको पीटा जाए तो चूर चूर टूट जाए। तो यह गुण नमक में है। अगर नमक को हम हाथ से दबाते हैं दबता नहीं है, अगर उस पर कस के थोड़ा सा मार देते हैं तो नमक टूट कर बुकनी बुकनी और हो जाता है। तो भंगुर प्रकृति के हैं। नंबर 2 है कि इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, मतलब यह जल्दी नहीं गलता है। जैसे हमारे घर में नॉर्मल टेम्परेचर गर्मी के दिनों में 45 डिग्री सेल्सियस तक की होती है, जिस ताप पर नमक नहीं गलता है। नमक मतलब इस ताप तक भी ठोस अवस्था में ही रहता है, इसका गलनांक क्वथनांक जो है सो उच्च है। नंबर 3 है कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक है। जैसे अगर नमक का ढेला हो, इसमें करंट दिया जाए
तो इससे करंट इधर की ओर प्रवाहित नहीं होगा। तो वही है, विद्युत का यह कुचालक है। लेकिन अगर इसका जलीय विलयन तैयार किया जाए तो जलीय विलयन में नमक से करंट पास होने लगता है, यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। ठोस NaCl विद्युत का कुचालक है, जबकि इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक रहता है। अगला सवाल है कि नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, इसके गुण को भी लिखें। तो अणु का निर्माण या परमाणु का निर्माण, अणु का निर्माण, यौगिक का निर्माण 3 प्रकार से होता है, जिसमें होता है सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन और होते हैं आयनिक बंधन। और तीनों बंधन को अपने हिसाब से समझा जाए तो तीनों बंधन को एक बिजनेस पर लेकर समझा जाए तो यह कैसे होगा। तो सहसंयोजक बंधन में समान साझेदारी रहती है। समान साझेदारी का मतलब है कि दोनों पार्टनर समान पूंजी लगाते हैं, समान बिजनेस में भाग लेते हैं। एक दुकान अगर करते हैं तो दुकान में अगर 10,000 रुपया पूंजी लग रहा है, दोनों 5-5 हजार रुपया पूंजी लगाकर दुकान चलाएंगे। अगर दुकान 16 घंटे खुलती है तो दोनों या 16 घंटे रहेंगे या शिफ्ट करके 8-8 घंटे वह रहेंगे। दोनों की देखिए पूंजी बराबर है, टाइमिंग बराबर है, तो इसमें समान साझेदारी है, मुनाफा भी बराबर लेंगे। तो अगर दोनों ओर से समान साझेदारी हो तो ऐसा बंधन कहलाता है सहसंयोजक बंधन। लेकिन अगर कुल ट्रांसफर एक ही ओर से किया जाए, 10 साल पूंजी भी एक के आदमी लगाएं, तो वह है उप सहसंयोजक बंधन। या 16 घंटे की ड्यूटी एक ही आदमी करें तो वह भी है उप सहसंयोजक बंधन। इसमें एक ही ओर से चेंज होता है, एक ही ओर से शेयर रहता है। एक तरफा साझेदारी, एक ही लोग शेयर में रहते हैं। यह है आयनिक बंधन। आयनिक बंधन बनता है धातु और अधातु के बीच। आयनिक बंधन बनता है धातु और अधातु के बीच, जिसमें इलेक्ट्रॉन धातु से अधातु की ओर ट्रांसफर किए जाते हैं। तो यही 3 प्रकार से बंधन बन रहा है। तो अगर किसी भी ठोस का निर्माण सहसंयोजक बंधन के कारण होगा, वह ठोस जिसका निर्माण प्रबल सहसंयोजक बंधन के कारण होता है तो उसे नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस कहते हैं। मतलब इसको जो बनाने वाले हैं वह सहसंयोजक बंधन है, मतलब दोनों ओर से समान साझेदारी होगा, दोनों परमाणु का इलेक्ट्रॉन बराबर भाग लेगा। इसके एग्जाम्पल है हीरा, सिलिकॉन। इसके गुणों की चर्चाएं की जाए तो इसमें जो परमाणु है अपने स्थान पर स्थिर रहेगा, मतलब वो कंपन नहीं करेगा। जैसे परमाणु की व्यवस्थाएं हैं तो सब परमाणु अपने स्थान पर रहेगा, इधर से उधर वह स्थान में परिवर्तन नहीं करे। परमाणु की व्यवस्था ठोस का है। मानिए कर हीरा का यह परमाणु है तो इसके जो कण है यह सब अपने स्थान पर रहेंगे, स्थान में परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके भी गलनांक क्वथनांक उच्च हैं, मतलब यह जल्दी नहीं गलेंगे। यह भी विद्युत के कुचालक है, मतलब इससे भी करंट प्रवाहित नहीं की जा सकती। इधर अगर करंट जोड़ा जाए तो इधर करंट प्राप्त नहीं होगा। अगला है ब्रेवे जालक या क्रिस्टल जालक को परिभाषित करें। तो ब्रेवे जालक ब्रेवे नामक वैज्ञानिक के नाम पर है। यह देते हैं कि दीक स्थान, दीक स्थान का मतलब कि दो बिंदुओं के बीच का स्थान। जैसे मेरे दोनों हाथों के बीच में कुछ स्थान बच रहा है, या यह दो चिन्हों के बीच में इतना स्थान बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के स्थान को बोलेंगे दीक स्थान। से बहुत से परमाणु बैठ जाएंगे दीक स्थान में, बहुत से परमाणु बैठ गए तो दीक स्थान में बिंदुओं के नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को ब्रेवे जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक परमाणुओं की नियमित व्यवस्था है, परमाणु एडजस्ट हो चुके हैं,
तो इन्हीं व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या ब्रेव जालक कहा गया है। ब्रेवे के अनुसार 14 प्रकार का क्रिस्टल जालक संभव है। 14 प्रकारों के सबके बारे में बताया गया है। घनीय जालक होगा जिसमें 3 गो बनेगा। विषम लंबाक्ष होगा, इसमें 2 गो बनेगा। विषम लंबाक्ष या ऑर्थोरॉम्बिक होगा, इसमें 4 बनेगा। एकंताक्ष में 2 बनेगा, षटकोणीय में 1, त्रिसम ताक्ष में 1 और त्रिताक्ष में 1। यह कुल मिलाकर 14 को बनाएगा। इससे कुछ पॉइंट बनते हैं कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या है तो 7 को है। 7 के नाम दर्शाए गए हैं। घनीय से त्रिसम ताक्ष तक कुल 7 को हैं। फिर संभावित आकाशीय जालक बनेंगे तो यह 14 को बनेंगे। सबसे अधिक क्रिस्टल किस में बनेगा? सबसे अधिक ऑर्थोरॉम्बिक में 4 को बन रहा है। उसके बाद घनीय में 3 को बन रहा है। अगला सवाल है कि समन्वयन संख्या या उप सहसंयोजन संख्या क्या है? तो यह कोई कण है, इसको घेरने वाले कण की संख्या कहलाएंगे समन्वयन संख्या। जैसे इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं तो इस कण को घेरने वाले इधर से कण है और इधर से कण है, तो कुल 2 कण घेर रहे हैं। इस व्यवस्था को बोलते हैं रैखिक व्यवस्था। तो रैखिक व्यवस्था की समन्वयन संख्या 2 है, इसमें एक इधर से 2 कण इसको घेर रहे हैं। उसके बाद अगर वर्गाकार समतलीय में देखा जाए तो वर्गाकार समतलीय में यहाँ पर कोई कण ए है जिसको 1, 2, 3 और 4 कण घेर रहा है। अगर विकृत स्ट्रक्चर में देखा जाए यह है इसका विकृत स्ट्रक्चर। इसमें इसको 1, 2, 3, 4 कण सामने से घेर रहा है। 5, 6, 7, 8 कण साइड से घेर रहा है। मतलब 4 कण सामने से 4 कण साइड से है, तो कुल इसको 8 कण घेर रहा है। यह सब साइड से घेर रहा है और ये सब इसको सामने से घेर रहा है। किसी भी कण को 8 से अधिक कण नहीं घेर सकता है। तो समन्वयन संख्या अधिकतम 8 तक हो सकती है। अगला सवाल है कि शॉर्टकी दोष एवं फ्रेंकल दोष में अंतर करें। तो ठोस की बनावट देखा जाए माना किसी ठोस का स्ट्रक्चर है, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यह ठोस का संपूर्ण व्यवस्था है। इसमें से अगर ऐसा हो कि इसमें से कण गायब हो जाए, प्लस भी गायब हो जाए उतना ही संख्या में माइनस भी गायब हो जाए, तो अगर समान संख्या में कणों की कमी पड़ती है तो ऐसे दोष को बोलते हैं शॉर्टकी दोष। जितना पॉजिटिव निकल जाए उतना ही निगेटिव भी निकल जाए। लेकिन ऐसा अगर नहीं हो, पॉजिटिव नेगेटिव निकले नहीं, जो पॉजिटिव है अपने स्थान से अलग चला जाए, जो पॉजिटिव है वो अपने स्थान से अलग चला जाए, तो ऐसे दोष को बोलते हैं फ्रेंकल दोष। परिभाषाओं में देखते हैं। परिभाषाएं दिया है कि यदि ठोस के क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन गायब रहता है तो उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। देखिए यहाँ से माइनस गायब है और यहाँ से प्लस गायब है और यहाँ से माइनस गायब है। माइनस था तो प्लस होता, फिर माइनस होता, प्लस था माइनस होता, फिर प्लस रहता। तो यहाँ से प्लस गायब है, यहाँ से माइनस गायब है, तो समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब है, तो यह दोष कहे जाएंगे शॉर्टकी दोष। इधर देखिए कि ठोस के क्रिस्टल में एक धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थानों में चला जाता है तो उसको बोलते हैं फ्रेंकल दोष। जैसे इस धनायन का यहाँ स्थान था तो यहाँ से छोड़ के यहाँ ये चला गया है। अपने स्थान पर देखिए धनायन इसमें नहीं है, स्थान रिक्त कर चुका है। स्थान केवल दिखाया गया लेकिन स्थान रिक्त है और इसका जो धनायन था यहाँ चला गया।
तो अब एक जो धनायन था अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय में दूसरे स्थान में चला गया है। तो यह दोष है आपको फ्रेंकल दोष। इसके गुणों के आगे देखा गया है तो इसमें कहता है कि इसके घनत्व में कमी आएगी। इस दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व घट जाएगा। देखिए कण घट गया, प्लस माइनस घट गया, कण घट गया मतलब उसका द्रव्यमान घट गया, और जो D बराबर होता है m/v होता है। जैसे द्रव्यमान घट जाएगा उसका घनत्व भी घट जाएगा। सूत्र से आते हैं D बराबर m/v, द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। जैसी द्रव्यमान में कमी आएगी घनत्व भी घट जाएंगे। तो इसमें कणों के गायब होने से घनत्व में कमी आती है, जबकि देखिए इसमें कण यहाँ से गायब नहीं, केवल इधर चला गया है, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसके घनत्व में परिवर्तन नहीं होंगे। जैसे इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब आयन गायब ही नहीं हुआ, द्रव्यमान वही है, घनत्व भी वही है। अगला दिया है कि यह दोष उच्च आयनिक गुण वाले क्रिस्टल में पाए जाएंगे, जबकि यह दोष निम्न आयनिक गुण वाले क्रिस्टल में पाए जाएंगे। यह दोष पाए जाते हैं CsCl, AgCl, जबकि ये दोष पाए जाते हैं AgI, ZnS इन सब क्रिस्टलों में। एक AgBr होता है ठोस, जिसमें दोनों दोष होते हैं, शॉर्टकी दोष भी होते हैं और फ्रेंकल दोष भी होते हैं। ये सब कुछ इससे एग्जाम्पल है शॉर्टकी दोष के, फ्रेंकल दोष के, और इसमें दोनों दोष सब्जेक्टिव में भी ये पूछे गए हैं कि किस में दोनों दोष होते हैं, तो AgBr वह ठोस है। अगला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है। तो उस ठोस पदार्थ को जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित या विकर्षित नहीं होता है उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब इस पदार्थ पर चुंबक का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मोबाइल का कवर, इसमें चुंबक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुंबक की स्थिति में यह चुंबक की ओर नहीं खिंचाएगा, चुंबक से दूर भी नहीं भागेगा। कैसे पता करेंगे चुंबक है कि नहीं है, तो अधिक किसी इलेक्ट्रॉन का यदि किसी अणु या तत्व में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित रहता है तो वह प्रतिचुंबक का गुण प्रदर्शित करता है। जैसे नियॉन लिखे हैं, नियॉन का परमाणु संख्या 10 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं, अंतिम में 2p6 है, p में 3 ऑर्बिटल है, तीनों में इलेक्ट्रॉन को दर्शाए हैं। देखिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, तो युग्मित है, सब भरा हुआ, सब जोड़ा में है, तो यह प्रतिचुंबक का गुण देगा। लेकिन अगर इसी के साथ ऑक्सीजन को देखा जाए, ऑक्सीजन 8 होता है 1:2, 2:2, 2p4, इसमें p में 3 ऑर्बिटल होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑक्सीजन का यह युग्मित नहीं हुआ, तो इसमें चुंबक का गुण लाया जा सकता है, जबकि इसमें चुंबक का गुण नहीं आएगा। चुंबक का काम यही मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें चुंबक का गुण लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लौह चुंबकीय पदार्थ जिसका अंग्रेजी है फेरो चुंबकीय एवं अणुचुंबकीय मतलब पारा चुंबकीय में अंतर लिखिए। तो यदि किसी पदार्थ में अस्थायी चुंबक उत्पन्न किया जा सकता है तो वह फेरो चुंबक है, और अस्थायी चुंबक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है तो वह पारा चुंबक यानी अणुचुंबक है। अस्थायी मतलब परमानेंट उसका चुंबक का गुण रहे, और यह अस्थायी रहेगा तो कंटिन्यू नहीं रहेगा। दूसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी इसका चुंबकत्व कायम रहता है। चुंबक का क्षेत्र ना हो तो भी इसमें चुंबक रहेगा। जैसे बरसात का दिन ना हो तो भी समुद्र में पानी रहता है, तो यह अस्थायी है। समुद्र के पानी घटता बढ़ता बहुत कम है, तो समुद्र में जो अस्थायी जल भरा गया है और बरसात का दिन ना हो तो भी पानी रहता है, तो चुंबक का क्षेत्र ना हो तो भी इसका चुंबक रहता है।
जबकि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। नदियों के पानी है, बरसात का दिन न तो उसका पानी समाप्त हो जाता है, बहुत लेवल डाउन कर जाता है। तो इसमें अस्थायी चुंबक है, नदियों की तरह है। इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण है एक ही दिशा में रहेंगे, मतलब सब इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर रहेंगे, दिखाए गए हैं। इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण है वह एक ही दिशा में नहीं रहेंगे, किधरों किधरों रहेंगे। जैसे कुछ ऊपर रहेगा तो कुछ नीचे भी रहेगा, कुछ इन्ने उन्ने भी रहेगा, समान संख्या में सही से नहीं रहेगा। यह प्रबल चुंबक है या दुर्बल चुंबक है। इससे एग्जाम्पल है लोहा, कोबाल्ट, निकेल, CrO2। इसके एग्जाम्पल्स है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन इत्यादि। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ इधर आ जाएंगे। अगला है बिंदु दोष को परिभाषित करें। ठोस द्रव्य में फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है। तो अभी ठोस की व्यवस्था देखे थे, इसमें जो परमाणु है अगर इसको पूरा लिखा जाए तो अभी इसमें 9 परमाणु हैं, और देखिए यह अपने लाइन पर हैं और यह भी अपने लाइन पर हैं, मतलब सभी परमाणु अपने जालक बिंदु पर हैं। तो यह ठोस का पूर्ण व्यवस्था है। इसमें से कोई भी एक परमाणु अगर इधर से उधर होता है, कोई भी एक परमाणु गड़बड़ करता है, जैसे कि यह परमाणु अपने स्थान को छोड़ के अलग चल जाएगा या गायब हो जाएगा या कुछ भी विचलन देगा, तो वह दोष बिंदु दोष कहलाएगा। ठोस के क्रिस्टल में किसी एक बिंदु के आदर्श व्यवस्था से विचलन को बिंदु दोष कहते हैं, मतलब कोई भी कण गड़बड़ करेगा तो बिंदु दोष होगा। ठोस क्रिया में फ्रेंकल दोष इसलिए हो जाता है क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है। धनायन का आकार छोटा होता है, इन आयनों को अपना स्थान छोड़ना एवं क्रिस्टल जालक में स्थान प्राप्त करना आसान हो जाता है। जो छोटा कण होगा इधर उधर खूब दौड़ेगा, घर में छोटका बच्चा खूब दौड़ता है, अपना स्थान पर नहीं रहता, उसी इसमें धनायन करता है, अपना स्थान छोड़ के अलग अलग जाते रहता है, जिससे ठोस क्रिया में फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे AgCl है, AgBr है, AgI है, ZnS है, ये सब जो है आपको फ्रेंकल दोष के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें तो शॉर्टकी दोष भी होते हैं, इसमें शॉर्टकी फ्रेंकल दोनों दोष होते हैं, ये सब में फ्रेंकल दोष होते हैं। उसके बाद का सवाल है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। तो जो कांच है उसमें पूर्णतः ठोस का गुण नहीं है। जैसे कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो उच्च तापक्रम पर पिघलकर द्रव अवस्था में बदलने लगता है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस कहा जाता है। अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस कहा गया है, मतलब जैसे कांच को गर्म करेंगे तो पिघलने लगेगा। CaCl की बनावट का वर्णन करना है तो इसका जो बनावट होता है, इसमें जो परमाणु होते हैं वो सभी कॉर्नर पर रहते हैं, सभी 8 कोना पर रहते हैं। इसके अलावा एक परमाणु केंद्र में, जैसे यह है बनाया हुआ, केंद्र में भी है। इस प्रकार की व्यवस्था को BCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब पिंड केंद्रित एकक कोशिका। तो CaCl के संरचना में परमाणु सभी कॉर्नर के अतिरिक्त केंद्र में भी उपस्थित रहता है, अतः इसकी संरचना जो है BCC प्रकार की होती है। अगला सवाल है कि शुद्ध सिलिकॉन विद्युत रोधी होता है परंतु गर्म करने पे अर्धचालक क्यों हो जाता है। तो जो शुद्ध सिलिकॉन होते हैं इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, परंतु जब इसको हम गर्म करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं, जिससे यह अर्धचालक का काम करता है। कोई भी पदार्थ में करंट को लाने का काम इलेक्ट्रॉन ही करता है, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो ही चालन होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और यह अर्धचालक जैसा व्यवहार करता है।
गर्म करने पर श्वेत जेडेनो पीला क्यों हो जाता है? तो जब जेडेनो को हम गर्म करेंगे तो प्रतिक्रिया करेगा, जेडेनो गर्म करेंगे तो जेडेन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा और जेडेन प्लस 2 आयन तथा इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थानों में चले जाएंगे। अंतराकाशीय स्थान का मतलब है कि अगर ये ठोस का बनावट है तो इनके जो बीच जगह ये सब खाली है, ये सब अंतराकाशीय स्थान कहलाएंगे। तो उसी अंतराकाशीय स्थान में जेडेन का आयन भी और इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा एवं एफ केंद्र बना लेगा, जिसके कारण जेडेनो का क्रिस्टल पीला दिखाई देने लगेगा। जो पहले श्वेत था वह पीले रंग में बदल जाएगा। फिर दिया है कि एफ केंद्र क्या है। यह ठोस का क्रिस्टल देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर इनायन का स्थान बन रहा था, पॉजिटिव था तो निगेटिव बनता, तो निगेटिव न बनकर इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया जाता है तो उत्पन्न दोष एफ केंद्र कहलाता है। इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण आवेश होता है, ऋणायन भी रहता है, तो क्रिस्टल तो संतुलित रहेगा कि आवेश दोनों का बराबर है। एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल का जो रंग है वो पीला हो जाता है। यह दोष जेडेनो के क्रिस्टल में पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि अर्धचालक क्या है, दो मुख्य अर्धचालकों का वर्णन करें एवं उसकी चालकता क्रियाविधि को लिखें। तो पदार्थ जो है 3 प्रकार के हैं, चालक या सुचालक, अर्धचालक और कुचालक। जो करंट को अच्छा से पास करता है वह चालक है, जो आंशिक रूप से पास करता है चालक है, जो पास ही नहीं करता वह कुचालक है। इसकी चालकता सबसे उच्च 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर होती है। इसकी चालकता मध्यम इतना होती है और इसकी चालकता जो है वो सबसे निम्न होती है, 10 के पावर -10 से 10 के पावर -20 तक कुचालक रहता है। इसमें दिया है कि वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आंशिक रूप से होता है उसे हम अर्धचालक कहते हैं। इसकी चालकता का प्रयास 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 प्रति ओम प्रति मीटर के क्रम का होता है। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सब अर्धचालक के काम करते हैं। आपके घर में कच्चा लकड़ी है, गीला कपड़ा है, ये सब अर्धचालक के काम करते हैं। अर्धचालक जो है 2 प्रकार के हैं, एन प्रकार का, पी प्रकार का। मतलब निगेटिव टाइप अर्धचालक है, पॉजिटिव टाइप का अर्धचालक है। एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। एन टाइप कब बनेगा, तो किसी 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले को 5 के साथ मिला देंगे। जैसे कार्बन को फास्फोरस के साथ मिला देंगे, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है। तो अगर 4 को मिलाएंगे 5 के साथ तो जो बनेगा अर्धचालक वह एन प्रकार का अर्धचालक कहलाएगा। इसमें जो होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा जो विद्युत वाहक का कार्य करेगा। इसे इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां भी कहा जाता है। जैसे सिलिकॉन फास्फोरस के मिलने से बना अर्धचालक, मतलब इसमें चालक का काम इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक है, तो इसमें 4 को 3 के साथ मिलाएंगे, 4 को मिलाएंगे 3 के साथ, तो यह बनेगा पी प्रकार का अर्धचालक। इसमें धनात्मक छिद्र जो है विद्युत वाहक का कार्य करता है और जर्मेनियम एल्युमिनियम के मिलने से बना अर्धचालक इस प्रकार का अर्धचालक है। इसके बाद फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आपको कैसा यह क्लास लगा कमेंट कर जरूर बताएं।